टीना की बात सुनकर कार्तिक बिना कुछ कहे बस स्माइल करने लग गया। कार्तिक इस वक्त अपने मन में यही सोच रहा था कि ऐसी बच्चों वाली हरकत करने के बाद तुम मुझसे ये कहती हो कि टीना तुम अब बड़ी हो गई हो, अब तुम ही बताओ कि अगर बच्ची नहीं हो तो क्या हो तुम। हालांकि कार्तिक में थोड़ा बहुत बचपना था, पर क्योंकि टीना कार्तिक के कंपैरिजन में छोटी थी इसीलिए उसमें बहुत ज्यादा ही बचपना था। पर इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि टीना कितनी ज्यादा चाइल्डिश थी, क्योंकि थी तो वो कार्तिक की बहन, और टीना का बड़ा भाई होने के नाते कार्तिक को टीना को हर सिचुएशन में सपोर्ट करना ही था। पर कार्तिक इस वक्त यही सोच रहा था कि अगर थोड़ी देर में टीना के क्लासमेट्स यहाँ नहीं आए तो क्या कार्तिक को टीना को रेड हेयर हॉर्स पर बिठाकर थर्ड फ्लोर पर लेकर जाना पड़ेगा क्या। और यही सोच सोचकर कार्तिक के सिर में दर्द होने लगा था। इस वक्त कार्तिक टीचिंग बिल्डिंग के एंट्रेंस गेट पर ही खड़ा था, क्योंकि कार्तिक ने अब तक रेड हेयर हॉर्स पर राइड करते हुए बहुत शो ऑफ कर लिया था, और अभी भी आसपास में आने वाले सारे स्टूडेंट्स कार्तिक की तरफ ही देख रहे थे। फॉर्चुनेटली थोड़ी ही देर के बाद कार्तिक के सेवियर यहाँ आ गए थे। टीना की फीमेल क्लासमेट जिसने टीना से बेट लगाई थी वो इस वक्त इन्हीं की तरफ आ रही थी, और जैसे ही टीना ने अपनी उस क्लासमेट को देखा तो उसने खुशी से चिल्लाते हुए कहा, मोटू चिंकी, तुमने क्या सोचा कि मैं घोड़े पर यहाँ तक नहीं आ सकती थी? अब तुम देखना मुझे इस रेड हेयर हॉर्स पर राइड करते हुए, और मैं भी देखती हूँ कि अब तुम क्या कहती हो और कैसा तुम्हारा रिएक्शन होता है। वहीं दूसरी तरफ से वो फैटी गर्ल जो टीना की क्लासमेट थी, उसने भी दूर से आते वक्त टीना को टॉल एंड अट्रैक्टिव रेड हेयर हॉर्स पर देख लिया था, और जैसे ही उस फैटी गर्ल ने टीना को देखा तो उसके चेहरे का रंग एकदम से उड़ गया था। तभी उस फैटी गर्ल चिंकी ने टीना के पास आते हुए टीना से कहा, तुम्हारे पास में सच में घोड़ा है? चिंकी की बात सुनकर टीना ने चिंकी से बहुत ही प्राउडली कहा, क्या तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा? और मैं जिस घोड़े पर राइड करके आई हूँ ये घोड़ा वर्ल्ड का बेस्ट और रेयरेस्ट फरगाना हॉर्स है, और तुम्हारी फैमिली के पास जो हॉर्स है वो मेरे हॉर्स के कंपैरिजन में कुछ भी नहीं। और टीना की बात सुनकर चिंकी भी उस रेड हेयर हॉर्स को बहुत ही हैरानी से देखने लगी, और इस हॉर्स को देखने के बाद चिंकी के एक्सप्रेशन बहुत ही अगली हो गए थे, और यहाँ तक कि चिंकी का मन टीना की बातों पर विश्वास करने का बिल्कुल भी हो नहीं रहा था। चिंकी इस वक्त यही सोच रही थी कि जरूर टीना उसे इस रेड हेयर हॉर्स के बारे में झूठ बोल रही होगी, पर जैसे ही चिंकी ने उस हॉर्स को करीब से देखा तो उसे भी टीना की बातों पर यकीन हो गया। चिंकी ग्रासलैंड से ही आई थी और उसकी फैमिली भी हॉर्स फार्म रन करती थी। चिंकी बचपन से ही बहुत से हॉर्सेस को देखती आई थी, और इसीलिए चिंकी को पता था कि हॉर्स राइडिंग कैसे करते हैं। पर इस वक्त टीना जिस रेड हेयर हॉर्स पर बैठकर राइड कर रही थी उस हॉर्स के फिगर को देखकर चिंकी ये बात आराम से बता सकती थी कि वो कोई ऑर्डिनरी हॉर्स नहीं था। रेड हेयर हॉर्स के ब्लड रेड फर सनलाइट पड़ने की वजह से चमक रहे थे, और ये देखने में बिल्कुल फरगाना स्टैलियन लग रहा था, जिसकी रनिंग स्पीड भी बहुत अच्छी थी। थोड़ी देर तक इसी तरह उस रेड हेयर हॉर्स को देखने के बाद चिंकी ने बहुत ही डिफिकल्टी के साथ टीना से कहा, तुम जीत गई टीना, तुम ये बैट जीत गई हो। चिंकी की बात सुनकर टीना ने खुश होते हुए चिंकी से कहा, हे चलो अच्छा हुआ, कम से कम तुमने ये एक्सेप्ट तो किया कि मैं बैट जीत गई। खैर बैट लगाने के बाद अपनी कहीं बात को एडमिट करना ही चाहिए, पर क्या तुम्हें शर्म नहीं आ रही तुम मुझसे ये बैट हार गई? टीना की बात सुनकर चिंकी ने टीना से कहा, मुझे कोई शर्म नहीं आ रही। कार्तिक चुपचाप टीना और चिंकी की बातें सुन रहा था, पर तभी कार्तिक ने टीना से कहा, वेट टीना, क्या तुमने इस रेड हेयर हॉर्स के लिए अपनी फ्रेंड से बेट भी लगाई थी, और यहाँ तक तुम बेट के लिए प्राइज भी लाई थी? अब ये कुछ ज्यादा हो गया टीना, क्योंकि कोई बच्चा कभी भी ऐसी हरकत तो नहीं कर सकता। कार्तिक की बात सुनकर टीना ने उससे कहा, ओफो भैया, आई हैव काउंटेड ना। अच्छा कोई नहीं, अब आप ये बातें छोड़ो, क्योंकि मुझे अब क्लास के लिए देर हो रही है, इसलिए मैं अपनी क्लास में जा रही हूँ और आपको अब जल्दी से वापस चले जाना चाहिए। और इतना कहकर टीना रेड हेयर हॉर्स से जंप मारकर नीचे आ गई, और थोड़े गिल्ट के साथ जल्दी से कार्तिक को वापस भेजने लगी। वहीं कार्तिक इस वक्त टीना की तरफ ही देख रहा था, जिसके फेस पर इस वक्त अलग ही एक्सप्रेशन दिखाई दे रहे थे। कार्तिक को इस वक्त यही लग रहा था कि उसे इस बार भी टीना ने बुद्धू बना दिया, और उसने टीना की बातों पर यकीन कर लिया। हालांकि जब तक टीना एक लिमिट में रहकर ऐसा बचपना कर रही थी तब तक तो वो ठीक था, क्योंकि बच्चे तो ऐसी सारी हरकतें करते ही रहते हैं। टीना को इस तरह बीच में इंटरफेयर करते हुए देखकर कार्तिक ने थोड़ा एम्बैरेस्ड फील करते हुए टीना से कहा, इतनी आगे तक मत जाओ टीना, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। कार्तिक की बात सुनकर टीना ने उससे कहा, ओके गॉट इट बड़े भैया, आगे से मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूंगी, अब आप जल्दी से वापस चले जाओ, मैगी दीदी आपका अभी भी बोर्ड पर ही वेट कर रही है। और इतना कहकर टीना चिंकी को अपने साथ खींचते हुए स्कूल के बिल्डिंग की तरफ भाग गई। वहीं कार्तिक अब इन सारी चीजों से बोर हो रहा था। टीना की बात मानने के लिए कार्तिक ने अपने बहुत से एफर्ट्स और टाइम वेस्ट कर दिए थे। हालांकि कार्तिक इन सबको बहुत ही इजीली फिनिश कर सकता था। कार्तिक अब तक यही समझ रहा था कि टीना इस रेड हेयर हॉर्स का अपने सारे क्लासमेट्स के सामने काफी देर तक शो ऑफ करना चाहती थी, पर लास्ट में टीना ने उस फैटी गर्ल चिंकी को रेड हेयर हॉर्स दिखाया और उसे 2-4 बातें कही, और फिर बिना एक सेकंड रुके चिंकी को लेकर जल्दी से स्कूल के लिए चली गई। कार्तिक इस वक्त अब कुछ नहीं कर सकता था, इसलिए वो चुपचाप रेड हेयर हॉर्स के रेंस को खींचकर और उस हॉर्स को टर्न करके उस साइड में ले जाने लगा जहां पर उसकी बोट पार्क की गई थी। और जब कार्तिक रेड हेयर हॉर्स को लेकर बोट पर पहुंचा तब उसने देखा कि मैगी अभी भी बोट पर रेस्ट ही कर रही थी। मैगी रिसेंटली बहुत ज्यादा थक गई थी, उसे इन दिनों ठीक से रेस्ट करने का मौका भी नहीं मिला था, क्योंकि मैगी कार्तिक को फॉलो करते हुए हजारों मील दूर जापान में कोको को बचाने गई थी, और साथ ही मैगी कार्तिक के और सारे कामों में भी हेल्प करती थी, और हर वक्त उसकी बॉडीगार्ड बनकर अपनी बॉडीगार्ड वाली जॉब भी पूरी करती थी। इन सबसे सिर्फ मैगी ही क्या, बल्कि उसकी जगह कोई अगर आयरन मैन भी होता तो वो भी थक जाता। अभी भी इस स्कूल की सिक्योरिटी के लिए यहाँ पर बहुत से टाइगर सिक्योरिटी गार्ड्स कार्तिक ने लगा रखे थे, क्योंकि यहाँ पर बहुत से टाइगर सिक्योरिटी गार्ड्स थे और कार्तिक भी यहाँ पर बिल्कुल सेफ था। इसीलिए मैगी ने कार्तिक को स्कूल के अंदर तक फॉलो नहीं किया, वरना मैगी कभी भी कार्तिक को एक सेकंड के लिए भी अकेला नहीं छोड़ती थी। मैगी इस वक्त फ्री थी, इसलिए वो अपने टाइम का बेस्ट यूज कर रही थी। मैगी इस वक्त आराम से बोट में रेस्ट कर रही थी। मैगी जानती थी कि उसे अभी बहुत से डेली डॉक्यूमेंट्स को अप्रूव करना था और बहुत सारे काम करने थे, इसलिए मैगी ने इस बीच रेस्ट करना ठीक समझा।
बोट पर आ जाने के बाद कार्तिक ने रेड हेयर हॉर्स को वापस वेयरहाउस में खड़ा कर दिया था, क्योंकि मैगी इस वक्त सो रही थी। इसीलिए कार्तिक ने मैगी को जगाना ठीक नहीं समझा और खुद ही वापस बोट को हिम आइलैंड की तरफ ले जाने लगा। हिम आइलैंड पर आने के बाद शिप को पार करने के बाद कार्तिक चुपचाप मैगी के रूम में चला गया, ये देखने की मैगी अभी भी सो रही है या नहीं। कार्तिक मैगी को उसके रूम में उसे जगाने के इंटेंशन से बिल्कुल भी नहीं गया था, क्योंकि कार्तिक यही चाहता था कि मैगी थोड़ी देर और रेस्ट कर ले। पर कार्तिक को क्या पता था कि जैसे ही वो रूम को ओपन करके मैगी के रूम में एंटर होगा तो गेट की आवाज से ही मैगी की नींद खुल जाएगी। नींद खुलते ही जैसे ही मैगी ने कार्तिक को देखा तो उसने कार्तिक से कहा, बॉस, क्या आपने कोको और टीना को उसकी क्लास के लिए ड्रॉप कर दिया? मैगी की बात सुनकर कार्तिक ने मैगी से कहा, यस मैगी, मैंने टीना और मैगी को उनकी क्लासेस में ड्रॉप कर दिया और अब हम हिम आइलैंड पर भी वापस आ गए। कार्तिक की बात सुनकर मैगी ने हैरान होते हुए उसे कहा, व्हाट, हम हिम आइलैंड पर वापस भी आ गए? मुझे सच में इस बारे में बिल्कुल नहीं पता था बॉस। पता नहीं मैं ऐसे कैसे ड्यूटी टाइम पर इतनी देर तक सो सकती हूँ। सोने की वजह से मैंने अपनी ड्यूटी भी ठीक से नहीं की। सो सॉरी बॉस, आगे से ऐसा कभी नहीं होगा। मैगी की बात सुनकर कार्तिक ने अपने हाथों से इशारा करते हुए मैगी से कहा, कोई बात नहीं मैगी, इस बात को इतना सीरियसली लेने की जरूरत नहीं है। और सच कहूं तो मैंने भी ये बात नोटिस की कि तुम इन दिनों बहुत ज्यादा बिजी थी और इसीलिए तुम ठीक से रेस्ट नहीं कर पाई थी। तो ये सब जानते हुए भी क्या मैं तुम्हें रेस्ट करने के लिए थोड़ा बहुत ब्रेक नहीं दे सकता? कार्तिक की बात सुनकर मैगी ने तुरंत कार्तिक से कहा, नहीं बॉस, ऐसा कैसे हो सकता है? मैं आपकी पर्सनल बॉडीगार्ड हूँ, इसलिए मैं बिल्कुल भी रेस्ट नहीं कर सकती हूँ। मैगी की बात सुनकर कार्तिक ने थोड़ा हेल्पलेस फील करते हुए और अपने सिर को हाँ में हिलाते हुए मैगी से कहा, ऐसी कोई बात नहीं है मैगी, तुम्हें खुद पर भी ध्यान देना चाहिए। अब जाओ और जाकर मैन्यू में रेस्ट करो और हो सके तो थोड़ी देर और सो लेना ताकि तुम्हारी थकावट दूर हो सके। कार्तिक की बात सुनकर मैगी ने बहुत ही सॉफ्टली कार्तिक को रिप्लाई करते हुए कहा, ओके बॉस। इस वक्त कार्तिक बोट से नीचे आ गया था और अपने रेड हेयर हॉर्स को भी वेयरहाउस से निकालकर बाहर ले आया था और उसके बाद कार्तिक मैगी और रेड हेयर हॉर्स को वापस अपने मैनर की तरफ लेकर चला गया। इस वक्त रेड हेयर हॉर्स का ख्याल रखने के लिए और भी सर्वेंट्स थे जिन्हें मैगी ने रेड हेयर हॉर्स का ख्याल रखने के लिए ही हायर किया था और वहीं कार्तिक मैगी को अपने रूम में जाकर रेस्ट करने के लिए फोर्स कर रहा था। तभी कार्तिक की बात सुनकर मैगी ने उससे कहा, बॉस, मैं ऑलरेडी काफी टाइम से रेस्ट कर रही हूँ, मुझे रेस्ट करने की कोई जरूरत नहीं है। मैगी की बात सुनकर कार्तिक ने थोड़ा सीरियस होते हुए मैगी से कहा, नो, चुपचाप जाकर अपने रूम में रेस्ट करो। और इतना कहकर कार्तिक मैगी को उसके रूम में ले गया और उसके शोल्डर्स को प्रेस करते हुए उसे रेस्ट करने के लिए कहने लगा। कार्तिक ने इस बात पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया था, पर मैगी को अपनी इतनी केयर करते हुए देखकर मैगी का फेस रेड हो गया था और वैसे भी मैगी कार्तिक की बात ना मानकर कभी भी उसके अगेंस्ट नहीं जा सकती थी। ये पहली बार था जब कार्तिक मैगी के रूम में आया था। मैगी का रूम बड़ा नहीं था और रूम के अंदर ही फर्निशिंग भी बहुत ही सिंपल थी और रूम को देखकर साफ पता चल रहा था कि मैगी ने भी उस रूम को अरेंज करने में ज्यादा एफर्ट्स नहीं डाले थे। मैगी दूसरों से थोड़ी डिफरेंट थी। वो मैनर के उन सारे लोगों की तरह नहीं थी जो हर वक्त अपने रूम को बहुत ही ब्यूटीफुल डेकोरेट करके रखते थे। मैगी के रूम में बस एक सिंपल सा बेड था, एक वार्डरोब थी और एक टेबल थी। कार्तिक इस वक्त मैगी के रूम में चारों तरफ देख रहा था और उसे ये सब देखकर मन ही मन बहुत ज्यादा दुख हो रहा था, क्योंकि कार्तिक ने कभी भी मैगी की बिल्कुल परवाह नहीं की थी और ना ही इस बात पर ध्यान दिया था, जबकि मैगी कार्तिक की सबसे ज्यादा लॉयल पर्सनल बॉडीगार्ड थी। क्या लगता है आपको, क्या करने वाला था कार्तिक अब मैगी के लिए? मैगी के रूम में बस एक सिंगल सा बेड था, एक वार्डरोब थी और एक टेबल थी। कार्तिक इस वक्त मैगी के रूम में चारों तरफ देख रहा था और उसे ये सब देखकर मन ही मन बहुत ज्यादा दुख हो रहा था, क्योंकि कार्तिक ने कभी भी मैगी की बिल्कुल भी परवाह नहीं की थी और ना ही इस पर ज्यादा ध्यान दिया था, जबकि मैगी कार्तिक की सबसे ज्यादा पर्सनल लॉयल बॉडीगार्ड थी। इस वक्त तक मैगी भी अपने बेड पर रेस्ट करने के लिए आ गई थी और उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। तभी उसने कार्तिक से कहा, बॉस। मैगी की आवाज सुनकर कार्तिक ने बहुत ही जेंटली मैगी से कहा, तुम बस रेस्ट करो, बाकी सब मुझ पर छोड़ दो। कार्तिक की बात सुनकर मैगी बहुत ही शाय फील करने लगी। वही इतना कहकर कार्तिक मैगी के रूम से बाहर आ गया। जैसे ही कार्तिक मैगी के रूम से बाहर आया तो इस वक्त तक मैगी कार्तिक का अपने लिए ऐसा बिहेवियर देखकर बहुत ज्यादा दंग रह गई थी और फिर मैगी ने अपने आप को ब्लैंकेट से कवर कर लिया और रेस्ट करने लगी। मैगी के रूम के बाहर आ जाने के बाद जब कार्तिक स्टडी रूम में आया तो उसने टेबल पर बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स देखे। डॉक्यूमेंट्स को देखकर कार्तिक ने एक लंबी सांस भरी। कार्तिक इस वक्त यही सोच रहा था कि उसे इतने सारे डॉक्यूमेंट्स का काम संभालने के लिए एक सेक्रेटरी की जरूरत पड़ेगी ताकि मैगी का काम भी थोड़ा कम हो सके, क्योंकि अगर कार्तिक ने अपने इस डॉक्यूमेंट्स का काम करने के लिए किसी सेक्रेटरी को नहीं रखा तो मैगी सारे दिन इन्हीं सारे कामों में बिजी रहेगी और उसे खुद के लिए बिल्कुल टाइम नहीं मिलेगा और वो बहुत ज्यादा थक जाएगी। यही सब सोचकर कार्तिक अभी के लिए एक चेयर पर बैठ गया और पर्सनली उन सारे डॉक्यूमेंट्स के काम को हैंडल करने लगा। हालांकि मैगी के इस काम को संभालने से पहले कार्तिक का मैनेजर ही ये सारे काम संभालता था, इसलिए मैगी को इन सब कामों को करने की बिल्कुल भी आदत नहीं थी। इसीलिए इतने सारे डॉक्यूमेंट्स को देखकर ही कार्तिक के सिर में दर्द होने लग गया था। थोड़ी देर के बाद कार्तिक ने फिर से खुद को रिलैक्स करते हुए एक लंबी सांस ली। कार्तिक को कोई भी आइडिया नहीं था कि मैगी इन सब डॉक्यूमेंट्स को इतने ऑर्डरली वे में अकेले कैसे मैनेज कर लेती थी। तभी एक डॉक्यूमेंट को चेक कर लेने के बाद जैसे ही कार्तिक ने दूसरा डॉक्यूमेंट देखा तो वो एक पल के लिए तो एकदम दंग ही रह गया और कार्तिक उस डॉक्यूमेंट की तरफ देखते हुए उसी के बारे में सोचता रहा, क्योंकि ये रिफ्लेक्टिंग मून आइलैंड के सी साइड को फिल करने का और आसपास में जो बिल्डिंग्स बनानी थी उनकी फॉलो प्रोजेक्ट का डॉक्यूमेंट था। पहले कार्तिक ने ये प्लान किया था कि वो अपने कुछ आर्टिफिशियल आइलैंड्स पर एम्प्लॉय रेजिडेंशियल एरिया बनाएगा ताकि उसके साथ काम करने वाले एम्प्लॉयज को रहने के लिए कोई प्रॉब्लम ना हो। पर जब मुंबई में स्टार मून एंटरटेनमेंट लोकेट की गई
तब वहां पर एम्प्लॉयज के रहने के लिए जगह मिल गई थी और अब जब इस आइलैंड पर रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स बनकर तैयार हो गई थी, ये बिल्डिंग भी यूज की जा सकती थी। इस वक्त कार्तिक अपने मन में कुछ सोच ही रहा था कि तभी अचानक से उसकी आंखें चमक गई और उसके चेहरे पर एक अलग ही खुशी दिखाई देने लगी। इसका मतलब स्टार मून एंटरटेनमेंट के हेडक्वार्टर्स मुंबई में जो लोकेट किए गए थे उन्हें ऑफिशियली स्टार्ट किया जा सकता था। इसलिए कार्तिक इस वक्त कुछ पर्सनल चेंजेस कर सकता था। कार्तिक स्टार मून एंटरटेनमेंट से साशा को सीईओ की पोजीशन से हटा देने के बारे में सोचने लगा और उस सीईओ की पोजीशन को अर्थ और अरुण को मैनेज करने देने के बारे में सोचने लगा। साशा के पास काफी अच्छी मैनेजमेंट स्किल्स थी, साथ ही वो डेली मैटर्स को हैंडल करने में भी बहुत अच्छी थी। इसीलिए कार्तिक ने उसे अपनी सेक्रेटरी बनाने का डिसाइड किया और साशा के कार्तिक को एज अ असिस्टेंट ज्वाइन कर लेने के बाद मैगी को भी थोड़ा रिलैक्स करने का टाइम मिल जाएगा। पर प्रॉब्लम ये थी कि साशा के कार्तिक की सेक्रेटरी बनने के बाद अर्थ और अरुण को मिलकर स्टार मून एंटरटेनमेंट के सीईओ का काम संभालना था। हालांकि ये सभी काम कियारा भी कर सकती थी। कियारा भी एक बहुत अच्छी कैंडिडेट थी, उसका कार्तिक के साथ काफी अच्छा रिलेशन था, पर कियारा सिर्फ क्लोथिंग डिजाइन में ही इंटरेस्टेड थी और उसे स्टार मून एंटरटेनमेंट का सीईओ बनने में कोई इंटरेस्ट नहीं था। कुछ देर इन्हीं सब के बारे में कंसीडर करने के बाद कार्तिक ने डिसाइड किया कि वो बिल्कुल वैसा ही करेगा जैसा उसने अभी अभी प्लान किया था। एनीवे, कार्तिक ने स्टार मून एंटरटेनमेंट के ज्यादा डेवलप होने के बारे में नहीं सोचा था, इसीलिए कार्तिक स्टार मून एंटरटेनमेंट के मैनेजमेंट की जिम्मेदारी अभी के लिए अर्थ और अरुण पर छोड़ सकता था। 2 मूवीज की फिल्मिंग के बाद कंपनी के करंट प्रॉफिटेबिलिटी चैनल्स ऑलमोस्ट डायरेक्टर नवीन के द्वारा ही अर्न किए गए थे और इस कंपनी में डायरेक्टर नवीन के पास बहुत सी अथॉरिटीज थी। ये सब सोचकर कार्तिक ने अब अपना मन बना लिया और ऐसा ही करने का डिसाइड कर लिया। इसीलिए कार्तिक ने अपनी पॉकेट से फोन निकाला और साशा को कॉल कर दिया। साशा ने जैसे ही कार्तिक का फोन देखा तो वो बहुत सरप्राइज रह गई। उसने फोन को रिसीव करते हुए कार्तिक से कहा, बॉस आज आपने मुझे कॉल कैसे कर लिया? फाइनली बॉस को मेरी याद आ ही गई। और कार्तिक ने जब देखा कि साशा उसे फोन पर टीज कर रही थी तो कार्तिक सिर्फ उसे एक्सेप्ट ही कर सकता था, क्योंकि कार्तिक ने स्टार मून एंटरटेनमेंट के हेडक्वार्टर पर लंबे समय से कोई ध्यान ही नहीं दिया था। डायरेक्टर नवीन और बाकी के क्रू मेंबर्स के कंपनी को ज्वाइन करने के बाद कार्तिक थोड़ा फन करने लग गया था और फ्री रहने लगा था और इसके साथ ही कार्तिक को अपने हेडक्वार्टर के स्टाफ मेंबर्स का ध्यान रखने का टाइम भी मिल गया था। इसी वजह से कभी कभी हेडक्वार्टर्स के स्टाफ मेंबर्स को ऐसा फील होने लगा था कि वो लोग यहाँ पर अपने बॉस का फेवर खो चुके हैं, इसीलिए उनके बॉस उनके काम पर इतना ज्यादा ध्यान नहीं देते। साशा की बात सुनकर कार्तिक ने उसे अपने नोज को रब करते हुए साशा से कहा, हमारी पहले भी इस बारे में बात हुई थी कि हम हेडक्वार्टर को मूव करने के लिए रेडी हैं, तो अब कैसा चल रहा है वहां पर सब? अब जब कार्तिक थोड़ा सीरियस बिहेव कर रहा था तो मैटर भी सीरियस था, तो साशा ने आगे कार्तिक से मजाक करने के बारे में बिल्कुल नहीं सोचा और वो भी थोड़ी सीरियस हो गई। साशा ने कार्तिक से कहा, कार्तिक इस बारे में तो बहुत टाइम पहले ही प्रिपेयर किया जा चुका है, मैं बस तुम्हारा वेट कर रही थी कि तुम इसे कब अरेंज करोगे। साशा की बात सुनकर कार्तिक ने अपना सिर हाँ में हिलाते हुए साशा से कहा, ऑल राइट देन, हाइजू का कंस्ट्रक्शन का काम ऑलमोस्ट पूरा हो गया है, तो तुम यहाँ पर मूव होने के लिए थोड़े दिन का टाइम ले सकती हो। कार्तिक की बात सुनकर साशा ने कार्तिक से कहा, ओके कार्तिक, जितना जल्दी हो सकता है उतना जल्दी मैं इन हेडक्वार्टर्स को वहां पर मूव करने की कोशिश करूंगी, क्योंकि जितना जल्दी हम इसे वहां पर मूव करेंगे उतना जल्दी हम अपना काम स्टार्ट कर पाएंगे। तो फिर बॉस, हम हाइजू में कल ही इस हेडक्वार्टर को मूव कर लेते हैं। साशा की बात सुनकर कार्तिक ने थोड़ा सोचते हुए साशा से कहा, कल तो ठीक है, तुम सारी अरेंजमेंट्स करो और मैं भी तुम्हारे लिए वहां जाने के लिए प्लेन अरेंज कर दूंगा। कार्तिक की बात सुनकर साशा ने सहमत होते हुए कार्तिक से कहा, ओके, और इतना कहकर कार्तिक ने फोन रख दिया। साशा से बात हो जाने के बाद कार्तिक ने अभिनव को कॉल कर दिया और जैसे ही अभिनव ने कार्तिक का कॉल देखा तो उसने फोन को रिसीव करते हुए कार्तिक से कहा, बॉस क्या आपको मुझसे कोई काम है? मैं कैसे आपकी हेल्प कर सकता हूँ बॉस? अभिनव की बात सुनकर कार्तिक ने उसे रिस्पॉन्ड करते हुए कहा, यस अभिनव, कल तुम्हें टाइगर सिक्योरिटी गार्ड्स के 20 गार्ड्स को यहाँ पर लेकर आना है और मेरी प्लेन से मुंबई जाकर साशा और बाकी लोगों को पिक करना है। कार्तिक की बात सुनकर अभिनव ने बहुत ही क्यूरियस होते हुए कार्तिक से कहा, बॉस क्या मुझे टाइगर सिक्योरिटी गार्ड्स को लेकर वहां जाना है? क्या आप मुझे टाइगर सिक्योरिटी गार्ड्स को वहां पर लाने के लिए इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आप कोई नई सिचुएशन में फंस गए हैं और आपको वहां से निकालने के लिए टाइगर सिक्योरिटी गार्ड्स की जरूरत है? जनरली अगर कहा जाए तो टाइगर सिक्योरिटी गार्ड्स को डेली डिफेंस के लिए रखा जाता था और अगर कार्तिक ने एक बार अपने टाइगर सिक्योरिटी गार्ड्स को वहां पर गैदर करना स्टार्ट कर दिया तो वो बहुत ज्यादा ट्रिकी सिचुएशन हो जाती थी। इसीलिए अभिनव की बात सुनकर कार्तिक ने उससे कहा, नहीं अभिनव, तुम गलत समझ रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। दरअसल कल स्टार मून एंटरटेनमेंट का हेडक्वार्टर यहाँ मूव किया जाने वाला है और मैंने तुम्हें अपने साथ सिर्फ 20 टाइगर सिक्योरिटी गार्ड्स को लाने के लिए इसलिए कहा है क्योंकि इससे हमें चीजों को मूव करने में हेल्प मिल जाएगी और वो सभी टाइगर सिक्योरिटी गार्ड्स मिलकर इजीली हेडक्वार्टर को यहाँ शिफ्ट करने में हमारी हेल्प कर देंगे। कार्तिक की बात सुनकर अभिनव ने कार्तिक से सहमत होते हुए कहा, ओह अच्छा ऐसा है। अपनी बात कह देने के बाद कार्तिक ने अभिनव से कहा, ओके अभिनव, मुझे तुमसे इसी बारे में बात करनी थी, अब तुम फोन कट कर सकते हो। और इतना कहकर कार्तिक ने फोन कट कर दिया। अभिनव से बात कर लेने के बाद कार्तिक ने तुरंत इमरान को कॉल लगा दिया। कार्तिक का कॉल देखकर इमरान ने जल्दी से कॉल रिसीव करते हुए कार्तिक से कहा, यस बॉस। तभी कार्तिक ने इमरान से कहा, इमरान, स्टार मून एंटरटेनमेंट का हेडक्वार्टर कल यहाँ मूव होने वाला है और यहाँ पर अभी स्टाफ और बाकी ऑफिस की फैसिलिटीज का अरेंजमेंट देखना रह गया, इसलिए वो तुम सब संभाल लेना यार। ऑफिस और लिविंग क्वार्टर जो पहले प्रिपेयर किए जा चुके हैं उन सबको क्लीन करवा देना और कुछ छोटे मोटे काम रह गए तो वो तुम अपने आदमियों से कहकर करवा देना। कार्तिक की बात सुनकर इमरान ने तुरंत रिस्पॉन्ड करते हुए कार्तिक से कहा, ओके बॉस, मैं वहां पर ये सारे अरेंजमेंट्स देखने के लिए किसी को भेज देता हूँ। और इतना कहकर इमरान ने कॉल रख दिया। सभी को काम दे देने के बाद कार्तिक फिर से अपने सामने रखे डॉक्यूमेंट्स का ढेर देखने लगा, जिसकी वजह से कार्तिक के सिर में वापस से पेन स्टार्ट हो गया। कार्तिक यही सोच रहा था कि साशा कल यहाँ आ जाएगी, उसे ज्वाइन कर लेगी, जिससे उसके काम में भी हेल्प हो जाएगी, क्योंकि कार्तिक जल्द से जल्द इन डॉक्यूमेंट्स का काम साशा को हैंड ओवर करना चाहता था। यही सब सोचकर कार्तिक थोड़ा रिलैक्स हो गया। उसने सारे डॉक्यूमेंट्स को समेट कर वापस टेबल पर रख दिया। अब क्योंकि कार्तिक के पास इसके अलावा करने के लिए इस वक्त कोई और काम नहीं था, इसीलिए कार्तिक इमरान से मिलने के लिए जाने वाला था। कार्तिक जल्दी से अपनी चेयर से खड़ा हुआ और अपने मैनर से बाहर निकल गया और इस वक्त कार्तिक ने मोना को भी अपने पास बुला लिया था ताकि वो हेलीकॉप्टर को ड्राइव करके इंडस्ट्रियल आइलैंड की तरफ ले जा सके। कार्तिक के प्लान के अकॉर्डिंग इंडस्ट्रियल आइलैंड सिर्फ एक आइलैंड ही नहीं था, बल्कि खूब सारे आइलैंड्स का एक ग्रुप था।
और इस इंडस्ट्रियल आइलैंड के ग्रुप्स पर कुछ आइलैंड्स कमर्शियल ऑफिसेज के लिए स्पेशलाइज्ड थे, जहां पर सिर्फ ऑफिस से रिलेटेड काम ही किए जाने थे, जबकि कुछ आइलैंड्स रेजिडेंशियल एरिया में डिवाइडेड थे। ये सभी कार्तिक की अपनी कंपनी और उस कंपनी में काम करने वाले वर्कर्स के लिए अरेंज किए गए थे। फ्यूचर में एंटायर रिफ्लेक्टिंग मून आइलैंड और इसके आसपास के सब्सिडरी आइलैंड्स कार्तिक का कोर इंडस्ट्री सर्कल होने वाला था, और कार्तिक यहाँ पर अपने सारे रिसोर्सेज और मैन पावर को लगाने वाला था ताकि कार्तिक के लिए इन सबको मैनेज करना थोड़ा कन्वीनियंट हो जाए। इस वक्त तक कार्तिक अपने आइलैंड पर पहुंच चुका था। सबसे पहले कार्तिक और मोना रेजिडेंशियल आइलैंड पर आ गए थे। क्योंकि कार्तिक के प्लेन को मोना उड़ा रखी थी, इसीलिए प्लेन एग्जैक्टली हेलीकॉप्टर पैड पर जाकर लैंड हो गया। कार्तिक सबसे पहले रेजिडेंशियल आइलैंड पर ही इसीलिए आया क्योंकि कार्तिक ने एंटायर स्टार मून एंटरटेनमेंट कंपनी के हेडक्वार्टर्स की लोकेशन के बारे में सोच लिया था। क्या लगता है आपको, क्या कार्तिक स्टार मून एंटरटेनमेंट कंपनी को कल यहाँ शिफ्ट करवा पाएगा? कार्तिक सबसे पहले रेजिडेंशियल आइलैंड पर इसलिए आया था क्योंकि कार्तिक ने एंटायर स्टार मून एंटरटेनमेंट कंपनी के हेडक्वार्टर्स की लोकेशन के बारे में सब कुछ पता कर लिया था। हालांकि वो काम इमीडिएटली स्टार्ट नहीं किया जा सकता था क्योंकि यहाँ पर काम करने वाले स्टाफ को भी पहले यहाँ के एनवायरनमेंट को अडॉप्ट करना पड़ेगा, और ये रूल सिर्फ यही नहीं बल्कि हर जगह अप्लाई होता है। चाहे काम चेंज किया जाए या फिर वो जगह जहाँ पर काम किया जाना है, चेंजेस के बाद उनके अकॉर्डिंग खुद को एडजस्ट करने में थोड़ा बहुत टाइम तो लग ही जाता है। हालांकि जब यहाँ पर सारे एम्प्लॉय आ जाएंगे तो वो कुछ दिनों में इस प्लेस के अकॉर्डिंग खुद को एडजस्ट भी कर लेंगे, और यहाँ आने के बाद सबसे पहले खुद के रहने के लिए कोई ना कोई जगह का अरेंजमेंट करेंगे। और अगर इन एम्प्लॉयज को यहाँ रखने की कोई जगह नहीं मिली तो ऐसा थोड़ी ना होगा कि कार्तिक अपने एम्प्लॉयज को यूं ही सी साइड पर रहने और सोने के लिए छोड़ देगा। और ऐसा कहा भी गया है कि सिपाही और घोड़े को किसी जंग में ले जाने से पहले उसके रहने और खाने की व्यवस्था की जाती है, क्योंकि ये इनके लॉजिस्टिक्स के बारे में था। प्लेन से उतर जाने के बाद कार्तिक धीरे धीरे आइलैंड के आउटर एरिया से सेंटर एरिया की तरफ जाने लगा। ये प्लेस रेजिडेंशियल बिल्डिंग से भरा हुआ था और यहाँ चारों तरफ बस बिल्डिंग से बिल्डिंग्स थी, और एक लाइन में बहुत सारे विलास थे, और इनके अलावा यहाँ पर बहुत से फ्लोर्स और स्मॉल हाई राइज रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स भी थी। रेजिडेंशियल आइलैंड के सेंटर एरिया में इन सब के अलावा स्पेशलाइज्ड क्लिनिक्स, सुपरमार्केट्स, एंटरटेनमेंट क्लब्स और इसी कम्युनिटी में किंडरगार्टन भी थे। फ्यूचर में जब यहाँ पर बहुत सारे लोग रहने आएंगे तो जरूरत पड़ने पर कार्तिक यहाँ पर प्राइमरी स्कूल और इसके साथ ही सेकेंडरी स्कूल भी बनवा देगा। ये सब चीजें होने के बाद यहाँ पर डेली नीड्स की जो भी जरूरतें थी वो सारी पूरी हो जाएंगी, क्योंकि किसी भी इंसान को रहने के लिए बेसिकली इन्हीं चीजों की सबसे ज्यादा जरूरत होती है, जिसे कार्तिक इस आइलैंड पर ही प्रोवाइड करवा रहा था। और इसीलिए फ्यूचर में यहाँ पर रहने वाले लोगों के लिए यहाँ रहना बिल्कुल भी इनकन्वीनियंट नहीं होगा। यहाँ पर अभी भी कुछ ऐसी बिल्डिंग्स थी जहाँ पर काम पूरा नहीं हुआ था और छोटा मोटा कुछ ना कुछ काम उनमें किया ही जा रहा था। यहाँ की कुछ बिल्डिंग्स में इमरान ने लास्ट क्लीनिंग वर्क पूरा करने के लिए कुछ हाउसकीपर्स को लगा रखा था, और जैसे ही इन बिल्डिंग्स में क्लीनिंग का काम पूरा हो जाएगा उसके बाद ये लोग यहाँ कुछ बेसिक हाउस होल्ड फर्नीचर और अप्लायंसेस का काम भी करेंगे। ऑर्डिनरी मल्टी स्टोरी और स्मॉल हाई राइज रेजिडेंशियल सिर्फ ग्रास रूट एम्प्लॉयज के लिए ही थे। कंपनी में काम करने वाले हर एम्प्लॉय के कंट्रीब्यूशन और ईयर्स ऑफ सर्विस के बेसिस पर, या जो एम्प्लॉयज कंपनी में बहुत लंबे टाइम से काम करते आ रहे थे और कंपनी की ग्रोथ में अपना कंट्रीब्यूशन दे रहे थे और साथ ही अपना काम पूरे ईमानदारी के साथ कर रहे थे, कार्तिक इन सभी एम्प्लॉयज को डायरेक्टली रिवॉर्ड देना चाहता था। और रिवॉर्ड में कार्तिक अपने उन एम्प्लॉयज को रहने के लिए एक फ्लैट गिफ्ट करना चाहता था, और बाकी के एम्प्लॉयज इसे बस सिर्फ एक डॉर्मेट्री की तरह यूज कर सकते थे। वो कार्तिक के इन फ्लैट्स में बिल्कुल फ्री रह सकते थे, पर इसके अलावा उन्हें कोई भी रिवॉर्ड नहीं दिया जाना था। कंपनी का जो अपर मैनेजमेंट था वो विलास में रहने वाला था। फिलहाल के लिए बस ये टेम्पररी रेजिडेंस था, पर फ्यूचर में रिवॉर्ड और पनिशमेंट पॉलिसी के अकॉर्डिंग ये एज अ गिफ्ट भी उन एम्प्लॉयज को दिए जा सकते थे। हालांकि यहाँ पर कुछ भी गैप होने वाला था और कार्तिक अपने सारे एम्प्लॉयज को एक जैसा रिवॉर्ड नहीं देने वाला था, क्योंकि ये सब उन एम्प्लॉयज के लेवल के अकॉर्डिंग डिवाइड किया जाना था। आफ्टर ऑल वर्क प्लेस में अपर और लोअर रैंक के एम्प्लॉयज के बीच में रिलेशनशिप पर भी ध्यान देना होता था, इसीलिए दोनों रैंक के एम्प्लॉयज के ट्रीटमेंट में भी डिफरेंस था। जो एम्प्लॉय कंपनी में जितनी बड़ी पोजीशन पर होता उसे उतने ही अच्छे से ट्रीट किया जाता और उतनी ही अच्छी उसकी लिविंग कंडीशन और बाकी की फैसिलिटीज प्रोवाइड करवाई जाती थी, और इसे ऐसे भी लिया जा सकता था कि ये सारी फैसिलिटीज बाकी के वर्कर्स और एम्प्लॉयज को अच्छा काम करने के लिए मोटिवेट करती थी, ताकि वो भी उस लेवल तक पहुंच सके और अपने आप को इंप्रूव कर सके और खुद भी एक अच्छा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को मेंटेन कर सके। रेजिडेंशियल एरिया में अच्छे से घूम लेने के बाद कार्तिक बिजनेस ऑफिस की तरफ चला गया, और अगर इस एरिया को रेजिडेंशियल एरिया से कंपेयर किया जाए तो ये जगह बहुत अच्छी थी। और आफ्टर ऑल कार्तिक फ्यूचर में यहाँ पर एक स्मॉल सिटी बनाने वाला था। करंट में रिफ्लेक्टिंग मून आइलैंड की एक अच्छी टूरिज्म इंडस्ट्री होने की वजह से इस जगह को देखने के लिए बहुत से टूरिस्ट आते जाते रहते थे, और कमर्शियल डिस्ट्रिक्ट जिसे कार्तिक ने सी साइड को भरकर उस पर एक आइलैंड बनाने के लिए प्लान किया था वो भी इन सब में बहुत यूजफुल होने वाला था। और अब कार्तिक को फंड्स कलेक्ट करने या अट्रैक्ट करने के लिए किसी भी तरह का इनिशिएटिव करने की जरूरत नहीं थी। बहुत से ऐसे लोग थे जो कार्तिक के रिफ्लेक्टिंग मून आइलैंड की डेवलपमेंट कंपनी को ढूंढते हुए यहाँ तक आ जाते थे, और वो लोग बिना किसी पब्लिसिटी के ही कार्तिक की कंपनी के साथ कोऑपरेट करने के लिए तैयार हो जाते थे। उसकी कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए भी वो लोग रेडी थे, पर कार्तिक खुद से इतने सारे रुपीज अर्न नहीं करना चाहता था, क्योंकि ये बहुत ज्यादा टायरिंग और टाइम कंज्यूमिंग था। जब तक कार्तिक आइलैंड के लिए प्लान बनाता है, वहां पर घर बनाता है, तब तक बाकी के घरों को रेंट पर दिया जा सकता था, और जब तक कार्तिक के हाथों में मोस्ट वाइब्रेंट और पोटेंशियल टूरिज्म इंडस्ट्री रिफ्लेक्टिंग मून आइलैंड रहेगी, तब तक यहाँ पर सब कुछ अच्छा रहेगा। बिजनेस आइलैंड पर आ जाने के बाद कार्तिक सेंटर आइलैंड पर जाने से पहले इसके आसपास के आउटर रीजन पर भी एक राउंड लगा कर आया था। यहाँ पर 50-60 स्टोरीज लंबी बिल्डिंग बनी हुई थी, और इन्हीं में से एक बिल्डिंग में कार्तिक स्टार मून एंटरटेनमेंट कंपनी को मूव करने वाला था। ऑफ कोर्स ये बिल्कुल इम्पॉसिबल था कि इतनी ऊंची और लंबी बिल्डिंग में स्टार मून एंटरटेनमेंट की एंटायर बिल्डिंग को शिफ्ट किया जा सके। हालांकि कार्तिक ने इसके लिए बिल्डिंग के टॉप फ्लोर को ही चूज किया था। करंट में स्टार मून एंटरटेनमेंट कंपनी थोड़ी छोटे लेवल पर ही थी, और इसीलिए ये कंपनी बड़ी कंपनीज की तरह कंसीडर्ड नहीं की जा सकती थी।
हालांकि स्टार मून एंटरटेनमेंट कंपनी में 300 से 400 लोग काम करते थे, पर फिर भी इतने से लोग इतनी बड़ी बिल्डिंग को पूरा यूज करने के लिए इनफ नहीं थे, और इतने सारे लोगों के होने के बाद भी ये बिल्डिंग उनके लिए बहुत बड़ी पड़ने वाली थी। कार्तिक इस बिल्डिंग के अंदर गया। बिल्डिंग में आने के बाद कार्तिक ने देखा कि एलिवेटर इलेक्ट्रिसिटी से कनेक्टेड था। ये देखकर कार्तिक ने सेटिस्फैक्शन से अपना सिर हाँ में हिला दिया। बिल्डिंग और यहाँ के काम को देखने के बाद कार्तिक अपने मन में यही सोचने लगा कि बिल्डिंग की प्रोग्रेस का काम अच्छे से ही किया गया था और इलेक्ट्रिसिटी भी कनेक्ट की जा चुकी थी। इलेक्ट्रिसिटी कनेक्ट हो जाने की वजह से इस वक्त ये भी अंदाजा लगाया जा सकता था कि यहाँ पर फ्रेश वाटर भी सही टाइम पर आ जाएगा, क्योंकि अगर बिल्डिंग में इलेक्ट्रिसिटी और वाटर की फैसिलिटी नहीं होती, एम्प्लॉयज यहाँ पर मूव हो जाने के बाद भी ठीक से काम पर ध्यान नहीं दे पाते। और वैसे भी वाटर और इलेक्ट्रिसिटी बहुत बेसिक सी चीज भले ही हो, पर किसी भी इंसान को रहने के लिए इन्हीं दो चीजों की सबसे ज्यादा जरूरत पड़ती थी। ये बिल्डिंग बहुत बड़ी थी, पर ऊपर जाने के लिए इसमें एलिवेटर लगे हुए थे, इसलिए कार्तिक ने बिल्डिंग के 51वें फ्लोर पर जाने के लिए एलिवेटर यूज किया, और नीचे से ऊपर तक ये लोग स्टार मून एंटरटेनमेंट कंपनी को मूव करने के लिए जगह देख रहे थे। और एलिवेटर के ओपन हो जाने के बाद कार्तिक और मोना भी एलिवेटर से बाहर की तरफ आ गए थे। हालांकि बाहर आने के बाद कार्तिक की आंखों की भौहें अचानक से सिकुड़ गई थी। रेनोवेशन की वजह से उसके पीछे की तरफ बहुत सारा वेस्ट पड़ा हुआ था, जिसे देखकर कार्तिक बिल्कुल डिससैटिस्फाइड हो गया था। और इमरान ने कार्तिक से जो कहा उसके अकॉर्डिंग इमरान ने इस वेस्ट को क्लीन करने के लिए ऑलरेडी कुछ स्वीपर्स को लगा दिया था। कार्तिक अभी रेजिडेंशियल एरिया से ही आया था और रेजिडेंशियल एरिया ऑलमोस्ट क्लीन हो चुका था, और यहाँ तक कि रेजिडेंशियल एरिया में अंदर की तरफ फर्नीचर भी मूव किया जाने लगा था। तो फिर यहाँ पर इतना मैसी क्यों था? कॉरिडोर में थोड़ा अंदर की तरफ जाने पर कार्तिक को एक रफ आइडिया लग गया था कि आखिर यहाँ पर चल क्या रहा था। कॉरिडोर से कार्तिक को कुछ लोगों के हंसने की और बातें करने की आवाजें आ रही थी, जिसे कार्तिक भी सुन रहा था। और जब कार्तिक उनके पास गया तो उसने देखा कि इन सारे लोगों ने हाउस वर्क यूनिफॉर्म पहन रखी थी, और इस वक्त ये लोग सिर्फ काम ही नहीं कर रहे थे, बल्कि 3-3 और 5-5 लोगों का ग्रुप बनाकर आराम से कार्ड्स खेल रहे थे, और उन्हें अपने काम को लेकर बिल्कुल भी टेंशन नहीं थी। ये सब देखकर कार्तिक का सिर दर्द होने लग गया और वो एकदम गुस्सा हो गया, और उसने चिल्लाते हुए स्वीपर से कहा, हे, तुम लोग ये सब क्या कर रहे हो? और जैसे ही उन लोगों ने अचानक से कार्तिक की आवाज सुनी तो वो सभी एकदम से हैरान हो गए। उन्होंने हैरानी में जल्दी से कार्तिक की तरफ मुड़कर देखा, और जब उन्होंने देखा कि यहाँ पर एक यंग मैन है जिसे वो जानते भी नहीं, उन लोगों ने कार्तिक की बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और रिलैक्स हो गए। इन लोगों ने अभी भी अपने अपने हाथों में कार्ड्स पकड़े हुए थे, और इन लोगों ने उन कार्ड्स को नीचे नहीं रखा। इस वक्त कार्तिक एक फायर लुक के साथ बस इन्हीं लोगों की तरफ देखे जा रहा था। तभी उन स्वीपर्स में से किसी ने कार्तिक की तरफ देखते हुए बहुत ही गुस्से में कहा, क्या तुम अंधे हो? क्या तुम्हें दिखाई नहीं देता कि हम लोग यहाँ कार्ड्स खेल रहे हैं? और कार्तिक ने जब देखा कि उन लोगों ने उसे देखने के बाद भी अपने कार्ड्स खेलना बंद नहीं किया, यहाँ तक कि वो उसकी इंसल्ट कर रहे थे, तो ये देखकर कार्तिक और भी ज्यादा गुस्सा हो गया, और उसने गुस्सा करते हुए उन लोगों से कहा, तुम लोगों को यहाँ पर क्लीनिंग करने के लिए हाउसकीपिंग कंपनी ने भेजा है ना? तो फिर तुम लोग वर्क आवर्स में अपना काम करने के बजाय कार्ड्स कैसे खेल सकते हो? जब उन हाउसकीपर्स ने कार्तिक की बात सुनी तो उनमें से एक हाउसकीपर ने अपने कार्ड्स को जमीन पर पटकते हुए कार्तिक से कहा, ए, मुझे बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है, और तुम कौन हो? और तुम हमसे ऐसे कैसे बात कर रहे हो? और तुम्हें दूसरों के बिजनेस में बीच में पड़ने की क्या जरूरत है? और कार्ड खेल रहा था, उसने धीरे से पहले वाले हाउसकीपर से कहा, तुम्हें जो भी बात करनी है वो तुम आराम से भी कर सकते हो, तो फिर तुमने अपने कार्ड्स नीचे क्यों फेंके? अब मेरे लिए भी अच्छा सा कार्ड निकालना इजी नहीं होगा। तभी उस फायर लुक वाले हाउसकीपर ने दूसरे से गुस्सा करते हुए कहा, कि तुम क्या बकवास किए जा रहे हो? कि तुम्हारी वजह से पहले से ही सुबह से कुछ ना कुछ गड़बड़ हुई जा रही है, और तुम्हें अभी भी कार्ड्स की पड़ी है, और वैसे भी तुम्हारे पास ऐसे कौन से कार्ड्स होंगे, क्योंकि जीतना तो मुझे ही है। इन लोगों पर कार्तिक को देखने के बाद भी कोई खास असर नहीं पड़ा था, और ये सारे लोग अभी भी बस अपने गेम और कार्ड्स के बारे में ही बातें किए जा रहे थे। और इन लोगों का कार्तिक को देखकर भी बॉस वाला रिएक्शन ना देने के पीछे रीजन बस यही था कि कार्तिक बहुत ज्यादा यंग था, और इसीलिए कार्तिक को देखकर इन लोगों को यही लग रहा था कि जैसे कार्तिक बस एक ऑर्डिनरी स्टूडेंट होगा। और इन लोगों ने ये कभी नहीं सोचा था कि कार्तिक कोई ऑर्डिनरी स्टूडेंट नहीं, कोई ऑर्डिनरी पर्सन नहीं, बल्कि इस पूरे रिफ्लेक्टिंग मून आइलैंड का ओनर और उनका बॉस था। और ये सारे स्वीपर्स अभी तक यही समझ रहे थे कि डेवलपमेंट कंपनी ने बिल्डिंग में चेक करने के लिए कोई छोटा मोटा एम्प्लॉय भेजा होगा, और इसीलिए ये लोग कार्तिक के साथ ऐसा बिहेव कर रहे थे। क्या लगता है आपको, क्या करने वाला है कार्तिक इन स्वीपर्स के साथ, और कैसा रिएक्शन होगा इन स्वीपर्स का जब इन्हें थे कि डेवलपमेंट कंपनी ने बिल्डिंग में चेक करने के लिए कोई छोटा मोटा एम्प्लॉय भेजा होगा, और इसीलिए ये लोग कार्तिक के साथ ऐसा बिहेव कर रहे थे। तभी उनमें से एक स्वीपर ने सिचुएशन को समझते हुए और उस फायर लुक वाले स्वीपर चिंकू को मनाते हुए कहा, भाई चिंकू, मुझे लगता है कि हमें अब अपना काम स्टार्ट कर देना चाहिए, और बिल्कुल भी डिले नहीं करना चाहिए, क्योंकि अब काफी लेट हो चुका है। हालांकि यहाँ पर अभी भी बहुत से ऐसे स्वीपर्स थे जिन्हें अभी भी अपने काम की बिल्कुल परवाह नहीं थी, और वो बस कार्ड्स खेलने में ही बिजी थे। तभी उनमें से एक और स्वीपर ने हंसते हुए कहा, भाई आखिर तू क्यों डर रहा है? तुझे पता नहीं रिंकू भाई हमारी कंपनी के बॉस का ब्रदर इन लॉ है, और यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है जैसे हम लोग हैंडल नहीं कर सकते, इसलिए तू टेंशन मत ले और बढ़िया से कार्ड्स खेल। इस वक्त ये सारे स्वीपर्स जिसके बारे में बात कर रहे थे वो वही फियर्स लुक रखने वाला रिंकू था। ये हमेशा से ही इग्नोरेंट और इनकम्पिटेंट था, और ये हमेशा अपने वर्किंग आवर में इधर से उधर भटकता ही रहता था। अगर रिंकू हाउसकीपिंग कंपनी के बॉस का ब्रदर इन लॉ नहीं होता तो उसे कब का काम से निकाल दिया जाता, पर हाउसकीपिंग कंपनी के बॉस का ब्रदर इन लॉ होने की वजह से रिंकू को कोई कुछ नहीं कह पाता था, और इसीलिए रिंकू खुद तो काम करता ही नहीं था, बल्कि उसके साथ साथ बाकी के वर्कर्स को भी कार्ड्स खेलने और बाकी के कामों में उलझा लेता था। हालांकि रिंकू इस कंपनी में एज अ वर्कर काम कर रहा था, पर रियल में वो किसी भी काम को हाथ तक नहीं लगाता था। रिंकू कंपनी के बाकी वर्कर्स को सुपरवाइज करने के लिए ही रिस्पॉन्सिबल था, जिसे सुपरविजन भी कहा जा सकता था, पर रियल में रिंकू बस एक फ्री लोडर था। और इससे बड़ी बात यह थी कि रिंकू सिर्फ खुद ही लेजी नहीं था, बल्कि वो बाकी लोगों को भी इन सब में खुद के साथ शामिल कर लेता था। ना तो रिंकू खुद काम करता था और ना ही किसी और को करने देता था। सच कहा जाए तो ऐसी स्मॉल हाउसकीपिंग कंपनीज के लिए इस तरह की बड़ी बिल्डिंग की क्लीनिंग के काम को टेक ओवर करना कोई छोटी बात नहीं थी।
और ऐसी जॉब्स इस तरह की स्मॉल लेवल की हाउस कीपिंग कंपनीज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट थी। और अब रिफ्लेक्टिंग मून आइलैंड के इस काम को कार्तिक पर्सनली जाकर चेक कर रहा था। इस स्मॉल लेवल की हाउस कीपिंग कंपनी को कार्तिक की तरफ से ये जॉब मिल गई थी, जिसमें वर्कर्स की सैलरी के अलावा वो लोग 50,000 से 60,000 रुपए तक का प्रॉफिट भी अर्न कर सकते थे। पर आज इस हाउस कीपिंग कंपनी की तरफ से यहाँ पर जो वर्कर्स काम करने के लिए आए थे, उनका ना तो यहाँ पर कोई काम करने का इंटेंशन था और ना ही इन लोगों को कंपनी की कोई परवाह थी। और कार्तिक की इस बिल्डिंग में आने के बाद ये लोग सिर्फ अपना काम नहीं कर रहे थे, बल्कि यहाँ पर आकर अपना झुंड बनाकर काफी तेज शोर भी कर रहे थे। तभी इनमें से रिंकू ने कार्तिक की तरफ देखते हुए उसे व्यंग कसते हुए कहा, सुनो लड़के, तुम अभी इन सब के लिए बहुत छोटे हो और तुम्हें किसी और के बिजनेस के बीच में टांग नहीं अड़ानी चाहिए। और तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम वहीं चले जाओ जहां से तुम आए हो, वरना तुम्हारे लिए ये बिल्कुल ठीक नहीं रहेगा। अब कार्ड्स खेलते वक्त तुम हमें डिस्टर्ब मत करो, दफा हो जाओ यहाँ से। कार्तिक अब तक साइलेंटली रिंकू की बातें सुन रहा था। तभी उसने अपना सिर हिलाते हुए रिंकू से कहा, क्या तुम्हें डर नहीं है कि तुम्हारे काम की रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हारे बॉस पर आएगी? क्या तुम लोगों को इस बात का पता नहीं कि आज के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग तुम लोगों को इस बिल्डिंग के सभी 51 फ्लोर्स आज ही क्लीन करके देने हैं? कार्तिक की बात सुनकर रिंकू ने थोड़ा हैरान होते हुए कार्तिक से कहा, हे, क्या तुम यहाँ सच में चेक करने के लिए आए हो ना? रिंकू की बात सुनने के बाद भी कार्तिक ने उसके सामने अपनी ट्रू आइडेंटिटी रिवील नहीं की और उससे कहा, मैं तुम्हें एक लास्ट चांस देता हूँ, जल्दी से ये सारे कार्ड्स नीचे रखो और तुरंत अपने अपने टूल्स लेकर काम करना स्टार्ट कर दो, वरना मुझे लगता है कि तुम्हें शायद पता नहीं है कि तुम्हें इसके क्या क्या परिणाम भुगतने पड़ेंगे। कार्तिक की बात सुनकर सारे लोगों के चेहरे के एक्सप्रेशन तुरंत बदल गए, पर रिंकू को अभी भी कार्तिक की बातों से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता था। बाकी के जितने भी स्वीपर्स यहाँ आए थे वो सभी बहुत ही ऑर्डिनरी लोग थे और उसमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो रिंकू के अगेंस्ट जा सके, इसलिए वो सारे लोग रिंकू के कहने पर यहाँ पर कार्ड्स खेल रहे थे। कार्तिक के यहाँ आने से पहले ये सारे लोग यही सोच रहे थे क्योंकि रिंकू कंपनी के बॉस का रिलेटिव है और वही उन सबको यहाँ पर लेकर आया था, इसलिए उन्हें रिंकू की बात माननी ही होगी और उसके साथ कार्ड्स खेलना होगा। और वैसे भी बॉस का रिलेटिव होने की वजह से अगर वो रिंकू के साथ खेल भी लेंगे तब भी उनके बॉस इस मैटर को ज्यादा परस्यू नहीं करेंगे। पर अब यहाँ सिचुएशन थोड़ी अलग हो गई थी और रिफ्लेक्टिंग मून आइलैंड कंपनी ने यहाँ पर इन्वेस्टिगेट करने के लिए अपने किसी आदमी को भेज दिया था और ये सब जानकर भी अगर इन लोगों ने तुरंत कोई एक्शन नहीं लिया तो इन सारे लोगों को इनके परिणाम भुगतने पड़ेंगे। और इस वक्त सारे लोग एक के बाद एक अपने अपने कार्ड्स जमीन पर रखकर खड़े होते जा रहे थे और अपना काम करने के लिए अपने अपने टूल्स उठाने जा रहे थे। पर तभी रिंकू ने चिल्लाते हुए कहा, तुम सभी लोग चुपचाप वहीं बैठ जाओ और जब तक मैं कुछ ना कहूं तब तक अपनी जगह से खड़े मत होना। तुम लोगों को मेरी बिल्कुल भी परवाह नहीं है, तुम मेरे कहे बिना अपनी जगह से खड़े कैसे हो गए? रिंकू की आवाज सुनकर सारे हाउसकीपर्स वापस अपनी अपनी जगह पर बैठ गए। उनमें से किसी में भी इतनी तो हिम्मत थी नहीं कि वो रिंकू के अगेंस्ट जाकर अपनी अपनी जगह से खड़े हो सके। और इस वक्त सभी हाउसकीपर्स बिल्कुल शांत हो गए थे और किसी ने एक शब्द भी आगे नहीं कहा। कार्तिक ये बात जानता था कि ये सारे लोग रिंकू की वजह से इतना डर रहे थे और इन सारे लोगों को यही लगता था कि रिंकू के स्मॉल हाउसकीपिंग कंपनी से अच्छे कनेक्शंस हैं और अगर उन्होंने रिंकू के अगेंस्ट जाने की हिम्मत भी की तो ये उनकी जॉब के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं होगा। रिंकू को अपने आसपास में कोई ना कोई गड़बड़ करते रहने का बड़ा शौक था, इसीलिए रिंकू ने आज तक अपने काम की तरफ कभी ध्यान ही नहीं दिया और रिंकू आज तक अपनी प्रीवियस लाइफ में भी ऐसा ही सब कुछ करते आ रहा था। अब तक वो कोई ना कोई बहाने बनाकर अच्छे खास एक्सप्लेनेशन देकर वहां से बच निकलता था और आगे भी जब तक वो अच्छे एक्सप्लेनेशन दे सकता था तब तक तो वो बिल्कुल सिक्योर रहता। कल रात रिंकू बदमाशों के एक बड़े गिरोह से हार गया था और इसीलिए जब वो आज सुबह काम पर वापस आया तो वो बहुत ज्यादा गुस्सा और नाखुश था। इसीलिए उसने कुछ लोगों को यहाँ कार्ड्स खेलने के लिए बुला लिया और उनसे अपनी बात मनवाने के लिए उन पर चिल्लाना स्टार्ट कर दिया। रिंकू के साथ वहां पर आज जितने भी लोग आए थे वो सभी बहुत ही ऑनेस्ट लोग थे, पर यहाँ आते ही रिंकू ने सारे वर्कर्स को कार्ड खेलने के लिए फोर्स करना शुरू कर दिया था। रिंकू एक के बाद एक बस कार्ड्स ही खेले जा रहा था और बाकी के लोगों को हराता ही जा रहा था और ये देखकर रिंकू अपने मन ही मन में बड़ा खुश हो रहा था क्योंकि वो कार्ड्स खेलकर अपने कल रात हुए लॉस को रिकवर कर सकता था और इसीलिए रिंकू कार्ड्स खेलते खेलते टाइम पर ध्यान देना बिल्कुल भूल गया था। और जब कार्तिक उन सभी लोगों के सामने आया तब जाकर इन लोगों को ये रियलाइज हुआ कि कार्ड्स खेलते खेलते पूरी मॉर्निंग बीत गई और उन्हें पता भी नहीं चला। अब तक ये बात रिंकू भी जान गया था कि आज उसने अपने ब्रदर इन लॉ की कंपनी के लिए परेशानी खड़ी कर दी थी और इसीलिए रिंकू को भी इस बात पर मन ही मन बहुत रिग्रेट हो रहा था। पर वहीं दूसरी तरफ रिंकू को यह भी फील हो रहा था कि कार्तिक उससे ऊंची आवाज में बात कर रहा था और उसे डरा रहा था और ये देखकर जब उसने इन वर्कर्स की तरफ देखा तो उसे काफी ऑकवर्ड फील होने लगा और इसीलिए रिंकू एकदम से नाखुश हो गया। और वैसे भी इस तरह के लोगों को कोई ना कोई मेंटल प्रॉब्लम तो होती ही है। अगर इन लोगों को ऐसा लगने लगता है कि कोई उनकी इंसल्ट कर रहा है या वो लोग अपनी इमेज खोते जा रहे हैं तो ऐसी सिचुएशन में ये लोग कुछ भी कर जाते। और जब रिंकू को ये फील हुआ कि कार्तिक उसकी इंसल्ट कर रहा था तो उसने बाकी के स्वीपर्स को चिल्लाकर वापस अपनी अपनी जगह पर बैठा दिया था। और तभी रिंकू ने थोड़ी तेज आवाज में कार्तिक से कहा, अब तो तुमने देख लिया ना, ये लोग वही करेंगे जो इनसे मैं करने के लिए कहूंगा। अब जब तुमने सब कुछ अपनी आंखों से देख ही लिया है तो तुम्हारी भलाई इसमें है कि तुम यहाँ से वापस लौट जाओ। रिंकू की बात सुनकर कार्तिक ने थोड़ा हंसते हुए उनसे कहा, तुम लोगों के लिए ये ज्यादा कन्वीनियंट रहेगा कि मैं यहाँ से चला जाऊं, तब तुम लोग और भी अच्छे से अपने कार्ड्स खेल सकोगे, राइट? वैसे मुझे लगता है कि तुम लोगों को बस अपनी अपनी जॉब्स छोड़कर कार्ड्स ही खेलने चाहिए, वही तुम्हारे लिए बेहतर होगा और तुम्हें कभी देर भी नहीं होगी। कार्तिक के कैरेक्टर के अकॉर्डिंग कार्तिक कभी भी उन लोगों को ज्यादा कुछ नहीं कहता था जो ऑलरेडी किसी न किसी रीजन से ये सब सफर कर रहे थे। ये लोग बहुत मुश्किल से रुपीस कमाते थे और अपनी डेली लाइफ के खर्चे निकालते थे। अपने खर्चे निकालते निकालते इन लोगों की पूरी लाइफ बीत जाती थी। अपने डेली के एक्सपेंसेस निकालने के लिए भी इन लोगों को जी तोड़ मेहनत करनी पड़ती थी। और जब से ये लोग यहाँ पर जॉब के लिए आए थे तब से बस अपने काम में ही कंसंट्रेशन रखते थे। पर आज जो कुछ हुआ उसमें भी इन लोगों की कोई गलती नहीं थी क्योंकि इन्होंने जो कुछ भी किया था वो सब रिंकू के कहने पर और फोर्स करने पर किया था।
पर क्योंकि ये लोग अपना सारा टाइम खेलने में ही निकाल चुके थे, इस वजह से अपना काम बिल्कुल भी पूरा नहीं कर पाए थे और सारा काम डिले हो गया था। और जब इन सारे लोगों ने कार्तिक के मुंह से वो बातें सुनी तो रिंकू एकदम से भड़क गया और उसने कार्तिक से कहा, तुम्हारी हिम्मत कि तुम अभी भी इन लोगों को डरा रहे हो? कहाँ से आ रही है तुम्हें ये सब करने की हिम्मत? ओह अच्छा, अब समझ आया मुझे। लगता है कि तुम मुझे डराने की कोशिश कर रहे हो, पर तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारी इन बातों से इतना सा भी डरने वाला हूँ? रिंकू की बात सुनकर कार्तिक ने उससे कहा, मुझे बिल्कुल भी नहीं लगता कि तुम्हें थोड़े से भी गट्स हैं, लेकिन अगर फिर भी तुम्हें ऐसा लगता है तो तुम आकर दो हाथ ट्राई कर सकते हो। कार्तिक की बात सुनकर रिंकू ने उससे कहा, ओह अच्छा, दिखा तो ऐसे रहे हो जैसे सच में सब कुछ कर सकते हो, पर कोई बात नहीं, अगर तुम भी ये ट्राई करना चाहते हो तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। तुम वही रहना, भागने की कोशिश मत करना, मैं अभी तुम्हारे पास आता हूँ। और इतना कहकर रिंकू एक स्टिक लेकर कार्तिक की तरफ बढ़ गया। जब बाकी के स्वीपर्स ने ये सीन देखा, वो सारे लोग बहुत डर गए और उनमें से कुछ लोगों को तो यही लग रहा था कि ये मैटर बस बढ़ते ही जा रहा है और खत्म होने का नाम तक नहीं ले रहा। तभी उन लोगों ने थोड़ी हिम्मत दिखाते हुए रिंकू को रोकते हुए कहा, रिंकू भाई, ये बस बच्चा है, आप इसकी बातों पर इतना ज्यादा ध्यान मत दीजिए। मुझे लगता है कि हमें अपना काम पहले खत्म कर लेना चाहिए और तब तक हमें से ही कोई आपके साथ कार्ड्स भी खेलेगा। क्या लगता है आपको कौन जीतेगा इस फाइट में? और क्या होगा जब इन लोगों को पता चलेगा कि जिससे इस वक्त ये आर्ग्यू कर रहे थे? तभी उन लोगों ने थोड़ी हिम्मत दिखाते हुए रिंकू को रोकते हुए उससे कहा, रिंकू भाई, ये बस बच्चा है, अब इसकी बातों पर इतना ध्यान मत दीजिए। मुझे लगता है कि हमें पहले अपना काम कंप्लीट कर लेना चाहिए और तब तक हमें से कोई आपके साथ कार्ड्स भी खेल लेगा। उन स्वीपर्स की बात सुनकर रिंकू ने उससे कहा, बिल्कुल नहीं, अभी भी देखो कैसे मुझे ऊपर से नीचे तक घूरे जा रहा है, आज तो मुझे इसे सबक सिखाना ही होगा। रिंकू की बात सुनकर कार्तिक ने उस दूसरे स्वीपर से कहा, अरे नहीं, इसे रोको मत, इसे आज ट्राई कर ही लेने दो। मैं भी तुम्हें गारंटी देता हूँ कि आज ये बिल्डिंग के बाहर नहीं जा पाएगा। और हाँ, अब तुम लोगों को यहाँ काम करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं किसी और हाउसकीपिंग कंपनी को इसके लिए हायर कर लूंगा। जैसे ही रिंकू ने कार्तिक की ये बात सुनी तो और भी ज्यादा गुस्सा आ गया और उसने चिल्लाते हुए कार्तिक से कहा, तुम्हें क्या लगता है कौन हो आखिर तुम मुझसे ये सब कहने वाले? और यहाँ के एम्प्लॉय होने की वजह से तुम्हें यहाँ पर काम करने वाले लोगों को रिप्लेस करने का राइट है जो तुम हमें रिप्लेस कर दो? और मैं तुम्हें एक बात साफ साफ बता देना चाहता हूँ, जिस जॉब को मैं बीच में छोड़ देता हूँ और जिस जॉब को मैं नहीं करता, इस पूरे हाइजो में किसी की हिम्मत नहीं कि वो उस जॉब को एक्सेप्ट कर सके, फिर वो चाहे कोई भी हाउसकीपिंग कंपनी हो। अगर मैं वो जॉब नहीं कर सकता तो कोई भी उसे नहीं कर सकता। रिंकू की बकवास बातें सुनकर कार्तिक बहुत ज्यादा थक गया था, पर फिर कार्तिक ने उससे कहा, ओह अच्छा ऐसा। इतना कहकर कार्तिक ने अपने पॉकेट से फोन निकाला और इमरान को कॉल लगा दिया। इमरान, हाउसकीपिंग कंपनी से जो लोग हमारी बिल्डिंग में काम करने आए थे वो अपना काम बिल्कुल भी ठीक से नहीं कर रहे, और इतना ही नहीं, लेजी होने के साथ साथ वो बहुत ज्यादा बदतमीज भी है। इसीलिए जितना जल्दी हो सके उनके बॉस को कांटेक्ट करो। अब हमें उनके साथ कोई काम नहीं करना है और उन्हें रिफ्लेक्टिंग मून आइलैंड से वापस भेज दो। और फ्यूचर में हमें अपना काम करवाने के लिए ऐसे लोगों की बिल्कुल जरूरत नहीं है, हम किसी और से ये काम करवा लेंगे। जैसे ही इमरान ने कार्तिक की बात सुनी तो कुछ टाइम के लिए इमरान कहीं लॉस्ट ही हो गया और थोड़ी देर के बाद वो अपने सेंसेस में आया। इमरान जानता था कि कार्तिक खुद बिल्डिंग में सारे काम का इंस्पेक्शन करने के लिए बिजनेस आइलैंड पर गया था और वहां पर जरूर कुछ गलत हुआ होगा, इसीलिए कार्तिक इतना गुस्सा है। तभी इमरान ने कार्तिक की बातें सुनकर उसे रिस्पॉन्ड करते हुए कहा, यस बॉस, आई अंडरस्टैंड, और मैं बिल्कुल वैसा ही करूंगा जैसा आपने मुझे करने के लिए इंस्ट्रक्शन दिया है। इमरान की बात सुनकर कार्तिक ने उससे आगे कहा, ओके अब जल्दी करो, इसकी जगह कोई दूसरी हाउसकीपिंग कंपनी को यहाँ का क्लीनिंग का काम दे दो। और इतना कहकर कार्तिक ने कॉल कट कर दिया। इस वक्त रूम में जैसे ही रिंकू और बाकी सब स्वीपर्स ने कार्तिक की बात सुनी तो वो एक पल के लिए कहीं खो से गए। उन लोगों को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब हो क्या रहा था और कार्तिक की रियल आइडेंटिटी क्या थी। इन सभी वर्कर्स को ये बताना कि कार्तिक एक बहुत बड़ा आदमी है और बहुत हाई स्टेटस रखता है, इस पूरे रिफ्लेक्टिंग मून आइलैंड का ओनर भी है, तो ये थोड़ा इलॉजिकल लगता, क्योंकि इतना बड़ा स्टेटस रखने वाला आदमी पर्सनली इस बिल्डिंग में क्लीनिंग का काम चेक करने क्यों आता? हालांकि अगर इन वर्कर्स को ये बताया जाता कि इतना यंग दिखने वाला कार्तिक बस एक ऑर्डिनरी पर्सन है और इनकी कंपनी में एक छोटा सा एम्प्लॉय है, तो कार्तिक फिर स्टोर में इमरान से बात कैसे कर सकता था? तभी कार्तिक की बात सुनकर रिंकू ने कार्तिक से कहा, भाई तुम तो बिल्कुल एक मेंढक की तरह फोन पर बात कर रहे थे, क्या कड़क बोल रहे थे, पर तुम किसे डराने की कोशिश कर रहे थे? रिंकू को अभी भी इस बात पर बिलीव नहीं हुआ कि कार्तिक इस कंपनी का कोई सीनियर मेंबर था, क्योंकि कौन सा सीनियर मेंबर इतनी गर्मी में अपने ऑफिस और उसके एयर कंडीशनर को छोड़कर इन सब छोटे मोटे कामों को संभालने के लिए बाहर आता है? कोई भी इतना स्टूपिड तो है नहीं जो यहाँ आना चाहेगा। और इतना ही नहीं, कार्तिक खुद भी अपने स्टेटस और रियल आइडेंटिटी के बारे में इन लोगों को नहीं बता रहा था। रिंकू की बात सुनकर कार्तिक ने रिंकू से कहा, अगर तुम्हें मेरी बातों पर बिलीव नहीं है तो आओ मुझ पर अटैक करो, देखते हैं आगे क्या होता है। और जैसे ही रिंकू ने कार्तिक की बात सुनी तो वो और भी ज्यादा गुस्से में भर गया और कार्तिक को घूरने लगा। तभी रिंकू ने कार्तिक से गुस्सा करते हुए कहा, तो ठीक है बच्चे, याद रखना ये सब कुछ करने के लिए तुमने मुझे खुद कहा है। तुम्हें देखकर मुझे सच में नफरत होने लगती है और आज तो मैं तुम्हें एक बढ़िया सा सबक सिखा कर रहूंगा ताकि तुम फिर से कभी मुझसे पंगा ना लो। और इतना कहकर रिंकू ने बाकी के स्वीपर्स से अपना हाथ छुड़वाया जिन्होंने अब तक रिंकू को पकड़ रखा था, और उसके बाद रिंकू एक डंडा उठाते हुए कार्तिक की तरफ बढ़ा। और बाकी सभी स्वीपर्स ने जब देखा कि रिंकू के कार्तिक की तरफ बढ़ने पर भी कार्तिक अपनी जगह पर ही खड़ा हुआ है और वहां से बिल्कुल भी हिल नहीं रहा, तो इन सारे स्वीपर्स को ये बात तो रियलाइज हो गई कि कार्तिक सच में बहुत यंग और पावरफुल था। और ये सब देखकर यहाँ पर अब तक जितने भी स्वीपर्स थे वो सब बहुत ज्यादा डर गए थे। हालांकि इन सभी स्वीपर्स ने अपनी अपनी आंखों को अपने हाथों से कवर कर लिया था, क्योंकि इन लोगों में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो आगे जो भी होने वाला था उसे देख सके। ये सभी लोग यही सोच रहे थे कि ये फाइट बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही थी और इन्हें चाहकर भी वो रोक नहीं सकते थे। और अब तो रिंकू के पास इतना बड़ा डंडा भी था, इसीलिए ये सारे लोग कार्तिक के बारे में सोचकर डर रहे थे। पर तभी अचानक से किसी के चिल्लाने की आवाज आई। ये आवाज सुनकर सारे स्वीपर्स बहुत ज्यादा डर गए। इस वक्त इन लोगों को यही लग रहा था कि जरूर कार्तिक को कहीं ना कहीं चोट लगी होगी और रिंकू ने कार्तिक के सिर पर उस डंडे से अटैक कर दिया होगा, जिसकी वजह से उसके सिर पर चोट लग गई होगी और रिंकू ने कार्तिक पर इतनी तेज अटैक किया होगा कि वो डंडा भी टूट गया होगा। कोई चाहे कितना भी यंग और स्ट्रांग क्यों ना हो जाए, अगर उस पर किसी डंडे से अटैक किया जाता है तो उसे चोट लगना तो श्योर ही है।
इन सारे स्वीपर्स के मन में यही सब चीजें घूम रही थी कि आखिर यहाँ पर हो क्या रहा था और किसने किसको मारा, इसलिए ये लोग अब ज्यादा खुद को रोक नहीं पाए और ये लोग अपनी आंखों पर से हाथ हटाकर सामने का नजारा देखने के लिए मुड़ गए। पर जैसे ही इन लोगों ने अपने सामने का नजारा देखा तो वो इतने ज्यादा हैरान हो गए कि उनका जबड़ा लगभग बाहर गिरने को हो गया। इस वक्त कार्तिक अभी भी अपनी जगह पर बिल्कुल सही सलामत खड़ा हुआ था और उसे बिल्कुल भी चोट नहीं आई थी। और वहीं दूसरी तरफ रिंकू इस वक्त जमीन पर पड़ा हुआ था और अपने फेस और सिर को अपने हाथ से कवर करके बस जमीन पर इधर उधर करवटें लिए जा रहा था। तभी रूम में अचानक से एक बहुत ही खूबसूरत लड़की कहीं से आ गई और चुपचाप जाकर कार्तिक के पीछे की तरफ खड़ी हो गई। हैरानी से सारे लोग एक दूसरे की तरफ देख रहे थे, पर तभी वो सारे लोग एकदम से दंग रह गए और उनमें आपस में बातें होने लगी। ओह, अभी भी क्या हुआ यहाँ पर? मुझे भी नहीं पता, बस मैंने एक अजीब सी आवाज सुनी। जब मैंने मुड़कर देखा तो यहाँ पर ये सब कुछ, पर वो खूबसूरत लड़की कौन थी और वो अचानक से कहाँ से आ गई और कब? मुझे तो वो बहुत ही मायावी लग रही थी। क्या हमने अभी किसी भूत को देखा था? अरे भाई, ऐसा कहकर मुझे डराए मत, मुझे इन सब चीजों से बहुत डर लगता है और पहले ही इस बिल्डिंग में हम कुछ लोगों के अलावा कोई और है नहीं, इसीलिए मुझे तो यहाँ रहने में भी डर लग रहा है। वो लोग बस शॉक्ड होकर बातें किए जा रहे थे और कुछ देर के लिए तो वो सारे लोग ये भी भूल गए थे कि यहाँ पर रिंकू नाम का कोई आदमी भी है और वो इस वक्त दर्द के मारे बस जमीन पर करवटें बदल रहा था। इस वक्त किसी को भी इस बात की परवाह नहीं थी कि रिंकू जिंदा भी था या मर चुका था और सारे लोग अभी भी हैरानी से बस कार्तिक के पीछे खड़ी उस लड़की की तरफ देखे ही जा रहे थे। यहाँ तक कि इस वक्त एक इडियट को ये भी बात समझ आ सकती थी कि रिंकू पर अटैक इसी लड़की ने किया था और इस लड़की ने रिंकू को बिल्कुल किसी भी सब्जी की तरह अच्छे से धो दिया था। और ये बात तो सबको पता थी कि रिंकू कुछ ज्यादा ही रूड और एरोगेंट था और अपने आप में ओवर कॉन्फिडेंस रखता था और ये सब वो सिर्फ इसलिए नहीं करता था क्योंकि उसका ब्रदर इन लॉ हाउसकीपिंग कंपनी का बॉस था, बल्कि इसके साथ ही वो खुद भी एक बहुत बड़ा फिजिक था। उसका फेस भी हर वक्त गुस्से से ही भरा रहता था और उसे जो भी देखता था तो सबको यही लगता था कि रिंकू सच में किसी काम का नहीं था और ना ही वो किसी काम को कर सकता था। पर अभी अभी जो कुछ यहाँ हुआ वो सच में बहुत ज्यादा अनएक्सपेक्टेड था और रिंकू जो हमेशा अपनी पावर का शो ऑफ करता रहता था वो एक्चुअली उस वुमन से हार गया था। कोई भी ये बात नहीं जानता था कि यहाँ पर अब क्या हुआ था और रिंकू की ऐसी हालत कैसे हो गई, पर रिंकू ने खुद स्टार्टिंग से एंड तक सब कुछ देखा था। रिंकू डंडा लेकर कार्तिक की तरफ बढ़ रहा था। जैसे ही उसने कार्तिक के सिर पर अटैक करने के लिए डंडा बढ़ाया तभी अचानक से एक खूबसूरत सी लड़की उसके सामने आ गई और उसने बिना कुछ कहे जल्दी से एक पंच रिंकू के मुंह पर मार डाला और उसने रिंकू से उसका डंडा छीनकर उसके दो टुकड़े ही नहीं किए बल्कि उसने रिंकू के फेस पर भी बुरी तरह से हिट किया और इस वजह से रिंकू की आंखों से आंसू निकलने लग गए और साथ में पंच मारने की वजह से उसकी नाक से भी खून निकलने लग गया था। तभी रिंकू ने अपने दर्द को सहन करते हुए एक लंबी गहरी सांस लेते हुए कार्तिक से कहा, ये लड़की कौन है और तुम्हारा इस लड़की के साथ क्या रिलेशन है? कार्तिक ने रिंकू की बात सुनकर कोई आंसर नहीं दिया, पर मोना ने उसे पूरी तरह से सरप्राइज कर दिया था क्योंकि ये लड़की कोई और नहीं बल्कि मोना ही थी। तभी मोना ने रिंकू से कहा, अगर है तुम्हें हिम्मत तो फिर से एक बार वो सब मेरे बॉस को कहो जो तुमने पहले उन्हें कहा था और मेरे बॉस पर अटैक करके दिखाओ। पहले तो फिर भी मैंने तुम्हें सिर्फ मुंह पे पंच मार के छोड़ दिया था, पर इस बार मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं और तुम्हें इतना मारूंगी कि तुम खड़े रहने लायक नहीं बचोगे। और अगर तुम्हें मेरी बातों पर बिलीव नहीं हो रहा है ना तो तुम ट्राई करके देख सकते हो। और जैसे ही सभी ने मोना के मुंह से ये सब सुना तो वो हैरान रह गए। इन सभी लोगों के मन में इस वक्त एक बात यही घूम रही थी कि ये खूबसूरत लड़की कार्तिक को बॉस कहकर क्यों बुला रही है। और मोना इस वक्त कार्तिक के पीछे थोड़ी दूरी छोड़कर बहुत ही ऑर्डरली मैनर में खड़ी थी और मोना को कार्तिक की इतनी रिस्पेक्ट करते हुए देखकर ये सारे लोग बहुत ज्यादा टेंशन में आ गए थे और उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे जरूर यहाँ पर कोई ना कोई प्रॉब्लम है। और तभी उन लोगों को ऐसा फील होने लगा जैसे कार्तिक कोई ऑर्डिनरी एम्प्लॉय नहीं है और उसका बैकग्राउंड बहुत स्ट्रांग है। रिंकू को इस वक्त कुछ समझ नहीं आ रहा था और वो बहुत कंफ्यूज हो गया था और वो बस अब कैसे भी करके सच से पर्दा हटाना चाहता था और कार्तिक के बारे में सब कुछ जानना चाहता था। क्या होगा जब रिंकू और बाकी सारे लोगों को कार्तिक की सच्चाई पता चलेगी।